चलिए भाई, एक और सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग इस चैप्टर के एक और बेहतरीन टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। और इस चैप्टर का जो बेहतरीन टॉपिक है वो है आज संधारित्रों का संयोजन। हमने इस चैप्टर के पिछले कई टॉपिक जो है वो बहुत सरल भाषा में सीखने का कार्य किया है, जैसे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में टी मोटाई की पट्टी रखी हो तब की धारिता क्या है। ठीक है, आज की क्लास में संधारित्र से संबंधित ही एक टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। मतलब आज की क्लास में सीखने का प्रयास करेंगे कि संधारित्रों को हमें किस तरीके से जोड़ना है। ठीक है, संधारित्रों के संयोजन का मतलब, संधारित्र तो आप जानते ही हैं कि संधारित्र एक ऐसी डिवाइस है जो अपने भीतर आवेश की मात्रा को क्या करती है, इकट्ठा करती है। और संयोजन का मतलब है जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या है? जोड़ना। तो संधारित्रों का संयोजन का मतलब संधारित्रों को जोड़ना सीखेंगे। जनरली तौर पे संधारित्र को दो तरीके से जोड़ते हैं। एक होता है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। आप सब लोगों को पता ही है कि संधारित्र वास्तव में क्या होते हैं। तो जो पंखों में या मोटरों में या पानी की मोटर या कूलर की मोटर, जहां कहीं भी आपने देखा हो इस तरीके के कैपेसिटर लगे देखे होंगे। ठीक है, जिन्हें साधारण बोलचाल में कंडेंसर हम कह देते हैं कि कंडेंसर लगा है पंखे में। वास्तव में ये कैपेसिटर होता है। इसका मूलतः काम भी आपको बताया जब आपको संधारित्र के बारे में, वास्तव में वास्तविक स्वरूप संधारित्र का क्या होता है, उस टॉपिक में आपको बताया कि ये पंखों में क्यों लगाया जाता है, कूलरों में क्यों लगाया जाता है। क्योंकि इसका एक मेजर तौर पे काम तो आपको समझ में ही आ रहा है कि ये आवेश को अपने भीतर क्या कर लेता है, इकट्ठा। और इकट्ठा करने के बाद वो जो इसके भीतर चार्ज इकट्ठा है वो एक साथ हमें क्या कर देता है, प्रोवाइड करा देता है। पंखे को शुरुआत में गति करने के लिए या मोटर को शुरुआत में गति करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, करंट ज्यादा चाहिए होता है। तो ये क्या करता है, अपने भीतर चार्ज को इकट्ठा कर लेता है, करंट को इकट्ठा कर लेता है। और शुरुआत में पंखे को जो एनर्जी ज्यादा चाहिए, जो करंट ज्यादा चाहिए, वो उसे प्रोवाइड करा देता है, जिससे शुरुआत में पंखा गति करना चालू कर देता है। और कोई चीज एक बार गति करना प्रारंभ कर दी तो फिर उसके बाद फिर उसे इतनी एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए हम, ठीक है, पंखों में, मोटरों में कंडेंसर का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में हमें संधारित्रों को जोड़ना सीखना। देखो, प्रश्न हमारे मन में ये आने चाहिए कि संधारित्र को हम जोड़ क्यों रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि हम वही काम करते हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ क्या होता है, लाभ होता है। बिना लाभ के हम कोई काम नहीं करते। तो कोई ना कोई तो लाभ होगा, कोई ना कोई तो इसमें रहस्य छुपा होगा। इसकी वजह से हम संधारित्रों को जोड़ना सीख रहे हैं। संधारित्रों को दो तरीके से जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। तो अगर वास्तव में आपको ये दो कैपेसिटर दे दिए जाए, दो संधारित्र दे दिए जाए, आपसे ये कहा जाए ये श्रेणी में जोड़िए और समांतर में जोड़िए, तो क्या आप वास्तव में जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते? तो ये भी सिखाने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो क्यों जोड़ते हैं, क्या लाभ है जोड़ने का? ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इसका लाभ है, इसी वजह से हम पढ़ रहे हैं। और जब हमें उसका लाभ समझ में आ जाएगा तो उसका वास्तविक स्वरूप हमें ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाएगा कि वास्तव में हम इस वजह से जोड़ रहे हैं श्रेणी में और समांतर में। जनरली तौर पे हमने, ये हमारे कोर्स में समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, गोली संधारित्र भी है, लेकिन समांतर प्लेट संधारित्र का बहुत यूज है। आपने चैप्टर में ज्यादातर डेरिवेशन देखे होंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की ही चर्चा हुई है। तो वही हम समांतर प्लेट संधारित्र यहाँ दिखाते हैं। तो मेरे पास ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, जिस जिस संधारित्र की ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, और इसकी धारिता हम ले रहे हैं C1, मतलब आवेश धारण करने की क्षमता जो है वो C1। एक और मेरे पास संधारित्र है, दूसरा संधारित्र, ठीक है, जिसकी ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इसकी धारिता C2 है। एक और संधारित्र है, ठीक है, तो इसकी ये पहली प्लेट है, दूसरी प्लेट है, और इसकी धारिता कितनी है, C3। अगर संधारित्रों को इस तरीके से आप जोड़ दें, जैसे कैसे जोड़ दें, ये देखो पहला संधारित्र है, तो पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है वो दूसरे संधारित्र की, ये दूसरा संधारित्र है, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अच्छा, दूसरे संधारित्र की बची हुई दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अगर मान लो चौथा संधारित्र होता तो चौथे संधारित्र की पहली प्लेट तीसरे संधारित्र की कौन सी प्लेट से जोड़ देते, दूसरी प्लेट से जोड़ देते। अगर 5 संधारित्र होते तो चौथे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है वो पांचवें संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते। अगर इस तरीके से आप जोड़ रहे हैं संधारित्रों को,
तो फिर इस संयोजन को हमने नाम दिया श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज। ऐसा दिख रहा है कि ये एक लाइन में जुड़े हुए, सीरीज में जुड़े हुए। देखो नाम भी कुछ ना कुछ काम देख के ही दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ किसी व्यक्ति के जैसे काम होते हैं उसी हिसाब से नाम दे दिए जाते हैं। क्यों भाई? कोई व्यक्ति क्लास में ऐसा होता है जो ज्यादा प्रश्न पूछता है, जिसकी सोच बहुत गहरी होती है, तो कोई ना कोई हम उसे साइंटिस्ट का नाम दे देते हैं कि नहीं दे देते हैं? हाँ, कि न्यूटन है, एडिशन है। तो ठीक है, हमारी क्लास में भी जब एक एक बच्चा था, हमारा ही मित्र था, तो उसके कुछ क्वेश्चन जो थे वो सबसे हटके रहते थे, वो कुछ ना कुछ नया पूछने का प्रयास करता था, तो पूरी क्लास उससे एडिशन बोलना चालू कर दी। तो कुछ ना कुछ हम जो नामकरण करते हैं वो उसके काम देख के ही करते हैं, तो हमने इसे श्रेणी क्रम नाम दिया। वो श्रेणी क्रम संयोजन नाम तो इसी वजह से दिया चूंकि कहीं ना कहीं यहाँ एक लाइन में दिख रहे हैं, श्रेणी मतलब एक लाइन में। तो यहाँ संधारित्र की जो प्लेटें हैं आपस में जुड़ रही है, वो एक लाइन में जुड़ती हुई नजर आ रही है, इस वजह से इसका नाम पड़ा श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं, संधारित्रों की, जैसे कि संधारित्र है जिसमें दो प्लेटें होती हैं, तो इसमें से एक प्लेट को दूसरे संधारित्र की एक प्लेट से, फिर दूसरे संधारित्र की बची हुई प्लेट को तीसरी संधारित्र की एक प्लेट से, फिर तीसरी संधारित्र की भी जो बची हुई प्लेट है वो चौथे की एक प्लेट से, ऐसे जोड़ देंगे। अब हमें इन्हें चार्ज भी तो करना है, तो चार्ज करने के दो तरीके। पहला तरीका, पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दे दो और इस अंतिम प्लेट का संबंध किससे कर दो, पृथ्वी से। पूरा समझाएंगे एकदम तरीके से, आप टेंशन ना लें। इस तरीके से ये सभी के सभी संधारित्र क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे, इनके भीतर जो है वो आवेश क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। दूसरा तरीका एक और हो सकता है, जैसे कि ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र और ये तीसरा संधारित्र। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि साहब इन्हें एक बैटरी से जोड़ दें। किससे जोड़ दें, एक बैटरी से। बैटरी का ये प्रतीक होता है, अगर कहीं भी बैटरी का आपको प्रतीक दिखाना है, ठीक है, तो ये एक डंडा बड़ा होता है और एक डंडा छोटा होता है, ये पॉजिटिव और ये, तो बेटा ये इधर पॉजिटिव चार्ज देगा और इधर कौन सा चार्ज देगा, काम वही है, ठीक है, क्योंकि इधर पॉजिटिव है, पृथ्वी प्लेट पर कौन सा चार्ज उत्पन्न कर देती है, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न कर देती है, काम वैसा ही। तो चाहे तो चित्र में आप बैटरी से जोड़ के दिखा दें, या इस तरीके से कि पहली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दें और लास्ट वाली प्लेट को किससे जोड़ दें, पृथ्वी से। काम वही होगा, पहली प्लेट पर पॉजिटिव आएगा और संधारित्र की दूसरी प्लेटों पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न, और संधारित्र क्या होंगे, चार्ज होंगे। ये भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है, ठीक है। अब अगर आपको समांतर क्रम संयोजन, मान लो आपको संधारित्र दे दिए जाए और आपको समांतर क्रम संयोजन में जोड़ना है, तो फिर समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, तो समांतर क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास संधारित्र होते हैं, जितने भी हमारे पास संधारित्र होते हैं, जैसे कि हमने इस चित्र में 3 संधारित्र दिखाए, तो इन सभी संधारित्रों की जो पहली प्लेट है, उन पहली प्लेट को, सभी की पहली प्लेट को एक जगह जोड़ लेती है, सभी की पहली प्लेट को एक जगह, और जो दूसरी प्लेट है उस दूसरी प्लेट को एक जगह जोड़ देती है। कहने का मतलब यह है कि संधारित्र की एक एक प्लेट को एक जगह और दूसरी दूसरी प्लेट को एक जगह। अब बेटा हमारे पास 2 तार बने, इन सबको जोड़ने के बाद एक वायर बना और इन सबको जोड़ने के बाद दूसरा वायर बना, तो वही तरीका, इन्हें चार्ज करना है तो इसे पॉजिटिव चार्ज दो, इसका संबंध किससे कर दो, पृथ्वी से, और या फिर इनके बीच में क्या जोड़ दो, बैटरी जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, ठीक है, ये मेरे पास पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र और ये तीसरा संधारित्र है। 4 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 3 ही हो, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस ए बिंदु का संबंध और इस बी बिंदु का संबंध किससे कर देंगे, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट से कर देंगे। ये पॉजिटिव, ये तो इधर से सब पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और इधर से सब पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ धारिता सबकी अलग है, C1, और इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3। तो आप बैटरी से भी जोड़ के इन्हें चार्ज कर सकते हो, या जो किताबी विधि है, किताबी विधि में क्या करता है कि पहली प्लेट जो है, वो पहला बिंदु है, पहला वायर है, उसे पॉजिटिव चार्ज देंगे और दूसरे वाले बिंदु को हम किससे जोड़ देंगे, पृथ्वी से, तो उसमें कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, नहीं। इस प्रकार ये संधारित्र जो है वो क्या हो जाएंगे, चार्ज। अब थोड़ा सा इन संधारित्रों को हम वास्तव में भी जोड़ के देखते हैं, क्योंकि ये तो किताबी भाषा आपको दिख गई कि इस तरीके से रहती। देखिए सरल सी बात यह है कि अगर मेरे पास ये 2 संधारित्र हैं, पहले ही मैंने ये श्रेणी में जोड़ के रखे हैं, ठीक है, तो इन 2 संधारित्रों में प्रत्येक संधारित्र में आप देख रहे होंगे 2 वायर दिख रहे हैं, एक ये वायर वाला वायर दिख रहा है और एक ये वाला वायर दिख रहा है, तो इसमें 2 वायर दिख रहे हैं। तो आप ऐसे समझ लो कि संधारित्र में 2 प्लेटें होती है एक दूसरे के समांतर रखकर, ठीक है, उन पर आवेश इकट्ठा किया जाता है। तो ऐसा समझ लो जो एक वायर है
वो एक प्लेट से कनेक्ट है और दूसरा वायर दूसरी प्लेट से कनेक्ट है। तो यहाँ प्लेटें बाहर नहीं दिख रही, लेकिन ये दो वायर दिख रहे हैं, दो तार दिख रहे हैं। तो पहला वाला तार पहली प्लेट से कनेक्ट है, दूसरा वाला तार दूसरी वाली प्लेट से। ऐसे ही इसमें एक तार पहली प्लेट से कनेक्ट है, दूसरा तार दूसरी प्लेट से कनेक्ट है। अगर मेरे पास दो संधारित्र हैं, अगर मेरे पास दो संधारित्र हैं और इन्हें मुझे श्रेणी में जोड़ना है, तो श्रेणी का क्या तरीका था कि पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है वो दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देती। अगर मेरे पास एक और संधारित्र हो, ठीक है, चलिए ये मेरे पास एक और संधारित्र है, छोटा है, ठीक है, ये बड़े बड़े हैं, ये क्या है, छोटा संधारित्र है। तो अगर मेरे पास एक और संधारित्र हो, इसे भी श्रेणी में जोड़ना है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो इसका बचा हुआ तार है वो इसके एक तार से जोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। इसका एक वायर टूटा हुआ है, यहाँ छोटा सा वायर दिख रहा होगा। तो ये आपका कौन सा क्रम संयोजन कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। अब इन्हें चार्ज कैसे करेंगे, तो चार्ज करने का तरीका क्या है, ये वाला तार बचा और इसका ये छोटा वाला तार लंबा हो जाएगा, तो ये वाला, इन्हें ही हम क्या कर देंगे, बैटरी से जोड़ देंगे या जो भी हमारे पास स्विच होंगे उस स्विच से जोड़ देंगे। तो ये पूरा का पूरा जो संयोजन है जो श्रेणी में जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो चार्ज हो जाएगा और इस संयोजन को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन आपने वास्तविक स्वरूप में भी देख लिया कि अगर वास्तव में आपको संधारित्र दे दिए जाए, कैपेसिटर दे दिए जाए, तो श्रेणी क्रम इस तरीके से जयमाला की तरह आप बना सकते हैं। हैं क्या है ये, माला के जयमाला? चलिए, हाँ जी, अब इसके डेरिवेशन को भी हम समझेंगे कि डेरिवेशन क्या है इसका। अभी तक आपने श्रेणी क्रम संयोजन जनरली तौर पर सीखा कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं, नॉर्मल संधारित्र की एक प्लेट को दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट से, फिर संधारित्र की बची हुई प्लेट को तीसरे संधारित्र की एक प्लेट से, इस तरीके से जोड़ देंगे, तो ये श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एक लाइन में दिख रहे हैं, एक सीरीज में दिख रहे हैं, इस वजह से श्रेणी क्रम। अच्छा, इसका समांतर क्रम संयोजन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि अगर गौर से देख पा रहे हो चित्र को, तो यहाँ प्रत्येक संधारित्र एक दूसरे के क्या दिख रहा है, समांतर दिख रहा है कि नहीं। जो लोग मैथ पढ़े हैं, ठीक है, उन्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर प्रत्येक संधारित्र एक दूसरे के कैसा दिखाई दे रहा है, समांतर। तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, समांतर क्रम संयोजन। तो कहीं ना कहीं नाम जो है वो उसी तरीके के पड़ते हैं जैसा उनका काम होता है, जैसा वो दिखते हैं, वो दिखने के आधार पर ही हम उन्हें नामकरण कर देते हैं। तो नाम का भी आपने थोड़ा सा मतलब समझा कि श्रेणी क्या है और समांतर क्या है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पहला टॉपिक समझेंगे, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन पहला टॉपिक, और इसका मतलब ये भी जानेंगे कि हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन में क्यों जोड़ रहे हैं। आपने वास्तव में संधारित्र लेके श्रेणी में जोड़ तो लिए, लेकिन जोड़ क्यों है, क्या कारण है। तो चलिए एक छोटा सा बढ़िया सा चित्र बनाते हैं और फिर चित्र के आधार पर चीजों को समझते हैं। तो मेरे पास ये एक संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, ठीक है। देखो दोनों प्लेटें बराबर की ही बना के चलनी है भाई। हमारा तो थोड़ा सा बोर्ड है और बोर्ड पे लाइनें ऊपर नीचे हो सकती हैं, हाँ। और ये मेरे पास तीसरा संधारित्र है, ये तीन संधारित्र हैं। पहले संधारित्र की ये पहली प्लेट दूसरी प्लेट, ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट दूसरी, और ये तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट दूसरी जो, अच्छा ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तीसरी कहां से आ गई, प्रत्येक संधारित्र की धारिता को हम लेके चल रहे हैं कि इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता C2 है और इसकी धारिता C3 है। सबके आवेश धारण करने की क्षमता क्या है, अलग अलग, ठीक है साहब। सबकी धारिता है हमने अलग अलग लेके चली। अच्छा, बैटरी से जोड़ोगे या नॉर्मल आवेश दोगे, तो जैसा आपकी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं हम। चलिए, पहली वाली प्लेट को हमने किससे प्लस क्यू आवेश दिया, तो इस प्लेट पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, नेगेटिव। एकदम फील करा के समझाएंगे चीजों को एकदम बेहतरीन तरीके से। इस प्लेट का संबंध हम किससे कर देंगे, अंतिम वाली प्लेट का संबंध पृथ्वी से। आपको दोनों ही तरीके बता दिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं आप कहेंगे कि बैटरी से हमने जुड़ा देखा, बैटरी से जुड़ा तो काम यही होना। अच्छा एक बात बताओ,
तुमने जो पूरी प्रक्रिया सीखी है, जैसे कि संधारित्र की दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज कैसे उत्पन्न होता था। संधारित्र की दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज कैसे जनरेट होता था? प्रेरण विधि द्वारा, इंडक्शन मेथड के द्वारा। क्या होती है प्रेरण विधि? समझते कि इस प्लेट पर पॉजिटिव है तो ये इस प्लेट के नेगेटिव को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा, हाँ या ना? और इसके पॉजिटिव को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। आपको समझना, नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित करेगा, पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन इस प्लेट पर जो पॉजिटिव है वो इस प्लेट के द्वारा क्या हो रहा है? प्रतिकर्षित हो रहा। धक्का लग रहा। तो बेटा ये पॉजिटिव इस प्लेट पर तब तक रहेगा जब तक इस प्लेट पर कोई वायर कनेक्ट। अब एक बात बताओ, ये नेगेटिव को तो अपनी ओर आकर्षित कर रहा और पॉजिटिव को क्या कर रहा? प्रतिकर्षित कर रहा। मतलब ये पॉजिटिव को यहां से भगाने का प्रयास कर रहा। लेकिन जैसे ही आपने इस वायर से और इस प्लेट को कनेक्ट करो तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव कहां चला जाएगा? अरे बताओ हाँ या ना? ये पूरा का पूरा पॉजिटिव कहां चला जाएगा? इस दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट में। इसका मतलब यहां पर ये आवेश हट जाएगा। था पहले, वायर कनेक्ट करने से पहले यही होगा, लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही आप वायर कनेक्ट करोगे, क्यों? क्योंकि ये धन उसे प्रतिकर्षित कर ही रहा, तो ये पूरा का पूरा प्रतिकर्षण बल के कारण यहां से भाग के और जहां जगह मिलेगी वहां चला जाएगा। अब आप देख रहे हो, हमने तो केवल पहले संधारित्र की पहली प्लेट को आवेश दिया, दूसरे पर नेगेटिव जनरेट हुआ, पॉजिटिव जो था दूसरी प्लेट पर वो कहां चला गया? दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट। अब यही काम यहां हुआ, ये अपने पॉजिटिव को वो सब ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव के द्वारा नेगेटिव को क्या करेगा? आकर्षित करेगा और पॉजिटिव को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। अब इस प्लेट पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये पॉजिटिव तब तक रहेगा जब तक ये वायर कनेक्ट नहीं है। अब जैसे ही ये वायर कनेक्ट है तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव यहां पर चला जाएगा। तो भाई इस तरीके से यहां चला जाएगा और यहां पर ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। पूरी कहानी समझो, ऐसा नहीं मैं डायरेक्ट आपको चीजें बता दूं कि पहली प्लेट पर प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा यहां पर कि साहब हम पहली प्लेट को ही तो धन दे रहे हैं और अंतिम प्लेट का संबंध बदल, तो यहां प्लस और यहां माइनस होना चाहिए, बीच में कहां से आ रहा? तो ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ रही। इसकी प्लेट के बाहरी पृष्ठ में जो धन था वो जैसे ही वायर कनेक्ट करोगे तो ये ठीक है, ठीक है, ये पूरा का पूरा धन कहां चला जाएगा? यहाँ। वही प्रक्रिया यहाँ फिर से होगी। ये नेगेटिव को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। क्या करेगा? और पॉजिटिव को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। लेकिन पॉजिटिव यहां रहता, लेकिन इसका संबंध किससे है? अर्थ से। तो पूरा का पूरा पॉजिटिव कहां चला जाएगा? अर्थ में। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो कुल मिला के आपको ये समझ में आया कि हम तो चार्ज केवल पहले संधारित्र की पहली प्लेट को अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट का संबंध बदले, लेकिन चार्ज पूरा हो जाए, सभी संधारित्र हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और बेहतरीन बात जो आपको क्यों करके पूछी जाती है, टीचर आपको बता देगा डायरेक्ट कि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र पर आवेश समान रहता है। श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र पर आवेश समान रहता है। संधारित्र पर क्या समान रहता है? आवेश समान रहता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लाइन न्यूमेरिकल में लगभग हर क्वेश्चन में यूज होगी। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्र पर आवेश समान होता है। क्या इस चीज को हम फील करके नहीं समझ सकते कि आवेश समान है कि नहीं? तो देखो, हमने इस पहली प्लेट को कितना आवेश दिया? प्लस क्यू। कितना आवेश? तो दूसरी प्लेट पर कितना आवेश उत्पन्न हुआ? माइनस क्यू। तो जितना इस पर प्लस होगा उतने ही तो ये माइनस को अपनी ओर आकर्षित करेगा और उतने ही प्लस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। जितना इस पर प्लस है उतने ही माइनस को आकर्षित करेगा और उतने ही प्लस को, तो बेटा माइनस क्यू तो यहां रह गया, उतना प्लस आवेश कौन सी प्लेट पर चला गया? दूसरी। तो यहां भी तो प्लस क्यू ही आवेश है। अब इस प्लेट का भी वही सेटअप, ये इस पर प्लस क्यू आवेश, तो ये माइनस क्यू आवेश को ही क्या करेगा? उतने ही माइनस क्यू आवेश को क्या करेगा? आकर्षित करेगा और उतने ही प्लस क्यू आवेश को क्या करेगा? तो पूरा का पूरा प्लस कहां चला गया? यहाँ। सेम कंडीशन, उतने ही माइनस क्यू आवेश को ये आकर्षित करेगा, उतने ही प्लस को। तो क्या समझ में आई? ये टेक्निकल बात भी समझ में आई कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो आवेश हम पहली प्लेट को दे रहे होते हैं या पहले संधारित्र को दे रहे हो, वही आवेश संधारित्र की प्रत्येक प्लेट या प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्यू ही होता है। समझ में आई कि नहीं बात? तो श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश क्या रहता है? सेम रहता है।
जो आवेश हम दे रहे हैं, अगर 10 कूलाम दे रहे हैं तो प्रत्येक संधारित्र पर कितने कितने कूलाम आवेश होगा, 10-10 कूलाम ही आवेश होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है जो बच्चे रटते हैं, लेकिन आपको यहां पर बिल्कुल फील करा के समझा दी कि आवेश समान क्यों। एक चीज और समझनी होगी, एक चीज ये कि ये मान लो ए बिंदु है और ये मान लो क्या है, बी बिंदु है। ये सभी के सभी संधारित्र एक ही वायर से बीच में जुड़े हुए हैं। तो बेटा ए और वी का जो विभवांतर है ए और वी के बीच में, वो मान लो हमने वी है। कुल विभवांतर कितना है, वी। हम समझाते यहां हैं, दिखता कहीं और है। अब जब नजर तेरे पे होती तो बताइए। हाँ हाँ, तो ए और बी के बीच कुल विभवांतर हमने कितना ले लिया है, वी। लेकिन कुल विभवांतर वी है, लेकिन बेटा इन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर V1 अलग होगा, इन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर V2 अलग होगा, इन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर V3 अलग होगा। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तो समान रहता है, लेकिन प्रत्येक प्लेट के सिरों के बीच का विभवांतर जो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ V1, यहाँ V2 और यहाँ V3, कुल विभवांतर हमने कितना मान लिया है, V है। कुल विभवांतर कितना है, V है। ठीक, ओके। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश समान रहता है, विभवांतर सबके अलग अलग होंगे। विभवांतर अलग अलग हो गए और कुल विभवांतर हमने क्या मान लिया है, V मान लिया। हम श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों को जोड़ तो लिए, लेकिन अब ये जानना चाह रहे हैं कि जब संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े तो श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ने के बाद अब ये 3 संधारित्र नहीं रहे, बल्कि कितने संधारित्र हो गए, 1। अब ये 3 जुड़ने के बाद अब एक संधारित्र बन गया। अगर इसको देखोगे तो जैसे मान लो ये मेरे पास 2 संधारित्र हैं, अब ये तो आपस में जुड़ गए। अब मेन तार तो इन्हीं का रह गया, इन्हीं को तो पॉजिटिव नेगेटिव दोगे, ये चार्ज हो जाएंगे। अब ये पूरा एक संधारित्र, भले ही 2 अलग अलग दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ने के बाद अब ये पूरा संधारित्र क्या है, 1 है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि 3 संधारित्र हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद कुल धारिता कितनी होगी इन तीनों की मिला के, संयोजन की कुल धारिता। कुल धारिता, या यहां पर एक वर्ड होता है तुल्य धारिता, तो तुल्य धारिता कितनी होगी, ठीक है, यही हम जानना चाह रहे हैं। तो हम यहां लिखेंगे संयोजन की तुल्य धारिता, संयोजन की तुल्य धारिता। तो बेटा संयोजन की तुल्य धारिता अगर हम C मान लें, कितनी मान लें, ये तीनों को मिला के टोटल धारिता C है। अलग अलग तो C1 C2 C3 है, लेकिन तीनों की मिला के टोटल धारिता कितनी है, C। अच्छा, तीनों को मिला के कुल विभव कितना है, V। अच्छा, तीनों पर कुल आवेश कितना है, तो कुल आवेश तो Q ही दिया है ना आपने, वही Q Q Q सब पे समान है। वही Q Q Q जो आवेश है वो सब पर क्या है, समान है। तो आवेश तो कुल भी Q ही है ना, ऐसा नहीं है जाको Q जाको Q जाको गुरु 3Q। तो यहां जी बताओ, यहां 3Q दे रहे हो क्या, वो तो एक कंडीशन बनी हो, सब पर आवेश समान हो गया। तो कुल आवेश इस पूरे संयोजन का कुल आवेश Q ही है। तो सर पूरे संयोजन का कुल आवेश Q है, टोटल धारिता हमने क्या मान ली, C, और टोटल विभव क्या मान लिया, V। तो अगर मैं यहां से V का मान देखूं तो Q अपॉन क्या आ जाएगा, C। इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां लिखेंगे पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र के लिए फॉर्मूला यही लगेगा, V बराबर Q अपॉन C। लेकिन अब यहां टोटल की बात नहीं होगी, अब केवल एक संधारित्र की बात होगी, पहले संधारित्र। अब पहले संधारित्र का अगर विभव देखोगे तो कितना है, V1। पहले संधारित्र का आवेश देखोगे तो कितना है, Q। पहले संधारित्र की धारिता देखोगे तो कितनी है, C1। इसी प्रकार कौन से संधारित्र के लिए, दूसरे संधारित्र के लिए यही लाइन लिख दोगे, दूसरे संधारित्र। तो दूसरे संधारित्र का विभव V2 है, आवेश Q है दूसरे पर, और धारिता कितनी है, T2। इसी प्रकार आप क्या लिखोगे तीसरे संधारित्र के लिए, तो तीसरे संधारित्र का विभव V3 है, आवेश Q है उस पर भी, और धारिता कितनी है, C3।
धारिता कितनी है? C3। ठीक है, अब यहां लिखोगे बेटा कुल विभव, संयोजन का कुल विभव, संयोजन का कुल विभव। तो संयोजन का कुल विभव V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस, अरे भाई टोटल विभव कैसे निकालोगे, या टोटल विभवांतर क्या निकालोगे पूरे संयोजन का? तो पहले संधारित्र का विभवांतर कितना, दूसरे का कितना, तीसरे का कितना, तीनों को जोड़ के ही तो टोटल विभवांतर निकलेगा, ये कोई नया अलग से तो आएगा नहीं। तो V बराबर यहां से V1 का मान कितना आपने देखा, या एक और चीज, V क्या है? कुल विभव पूरे संयोजन का, और कुल विभव पूरे संयोजन का हमने पहले ही निकाल लिया, V बराबर Q अपॉन C। तो V बराबर Q अपॉन C पूरे संयोजन का कुल आवेश और बट्टे कुल धारिता। लेकिन पहले संधारित्र का विभवांतर कितना है? Q अपॉन C1, दूसरे का Q अपॉन, तीसरे का Q अपॉन C3। अब बताओ Q अपॉन C जैसे का तैसा, इसमें से पूरे में से Q कॉमन ले लो तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन क्या? C3। आप देखोगे Q से Q क्या हो गया? कैंसिल। तो बताओ लास्ट में जो फॉर्मूला बन के आया, जो तुम निकालना चाह रहे थे, वही फॉर्मूला बन के आ गया कि नहीं आ गया? 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 और प्लस 1 अपॉन C2 और प्लस 1 अपॉन C3। लो साहब, ये रहा श्रेणी क्रम संयोजन में अगर 3 संधारित्र या कितने भी जुड़े हो, वो तो ऐसे ही फॉर्मूला बन जाएगा। अगर 4 जुड़े होंगे तो प्लस 1 अपॉन C4 आ जाएगा, 5 जुड़े होंगे तो प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा? C4 आ जाएगा, तो C5। तो श्रेणी क्रम संयोजन में अगर अलग अलग धारिता के 2, 3, 4, 5 कितने भी संधारित्र जुड़े हों, उनकी टोटल धारिता निकालनी हो, तो टोटल धारिता का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 डॉट डॉट डॉट। अगर इस श्रेणी क्रम संयोजन में अगर इस डेरिवेशन की मान लो हमें हिंदी लिखनी है, हिसाब जो हिंदी लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी? इस डेरिवेशन की अगर हिंदी लिखनी है तो डेरिवेशन में आपने क्या देखा कि माना 3 संधारित्र, माना कितने संधारित्र? 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े। किधर कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये इस डेरिवेशन की हिंदी है। श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में तीनों संधारित्रों का आवेश Q क्या है? समान है। आवेश Q क्या है? समान है। तथा, ठीक है, क्या लिखोगे? तथा विभवांतर, ठीक है, और विभवांतर V1, V2, V3 है। उसके बाद की कहानी आपको पता है। ये लाइन केवल हिंदी में लिखी जाएगी। माना 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1, C2, C3 है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में आवेश तीनों के समान होंगे, वो आवेश Q है, आज समान जो आवेश है, और इनके विभवांतर जो है वो तीनों के अलग अलग हैं, V1, V2, V3। ये है इस श्रेणी क्रम संयोजन के डेरिवेशन की हिंदी, कि अगर संधारित्रों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो उनकी टोटल धारिता निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये हमने इस डेरिवेशन, बहुत सरल, बहुत सिंपल है। आप भी देख रहे हो, बहुत ज्यादा हमें जामे बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। 12th बोर्ड एग्जाम में ये डेरिवेशन बहुत रेयर में ही पूछा जाता है, लेकिन हमें वो टारगेट नहीं करना कि 12th में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। हमारा काम है कि हर टॉपिक को, हर चैप्टर के हर टॉपिक को सीखना, चाहे वो पूछा जाए और चाहे वो पूछा ना जाए। क्योंकि ऐसे हम करेंगे, ये पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा, ये पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा, तो जो हमारा सीखने का गुण है वो खत्म हो जाएगा। और तुम केवल नंबर लाने के लिए काम करेंगे, नंबर लाने के लिए काम करेंगे, वही टॉपिक पढ़ेंगे तो नंबर भी कम आएंगे। 100% लिख लो आप, तो बच्चा रटेगा, याद करेगा, और जरूरी है वही टॉपिक आए।
हो सकता है भैया एग्जामिनर के मूड में कोई और टॉपिक पूछने का मन किया। तो कुल मिला के हमें हर चैप्टर के हर टॉपिक को वास्तव में फील करके समझना है, हमारी चीजें ऑटोमेटिकली वेस्ट होंगी, नंबर ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे, ये बात आप मान के चलिए। श्रेणी क्रम संयोजन में एक जैसे कि श्रेणी क्रम संयोजन कोई आपसे पूछे तो उसकी डेफिनेशन या डिफाइंड उसे कैसे करेंगे, तो डेरिवेशन की हिंदी थी। श्रेणी क्रम संयोजन की डेफिनेशन या डिफाइंड उसे कैसे करेंगे, तो इस चित्र में सब कुछ आपको दिख रहा है। इस चित्र में जो दिख रहा है बस वही सामने वाले को बता दो। जैसे कि कोई आपसे श्रेणी क्रम संयोजन बताओ संधारित्रों का, तो आपने क्या किया कि सर इसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की कौन सी प्लेट से जोड़ दिया, पहली प्लेट से। तो श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार आगे आने वाले संधारित्रों को इसी क्रम में जोड़ते चले जाते हैं। जैसे मान लो अगर चौथा संधारित्र होता तो फिर भाई तीसरे की दूसरी प्लेट चौथे के पहले से जुड़ती, पांचवा संधारित्र होता तो फिर चौथे की जो दूसरी प्लेट है पांचवे के, मतलब आगे आने वाले संधारित्रों को इसी क्रम में जोड़ते चले जाते हैं। और इस प्रकार पहले संधारित्र की पहली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता और अंतिम संधारित्र की लास्ट की प्लेट को पृथ्वी से जोड़। यह है श्रेणी क्रम संयोजन का, अगर कोई डेफिनेशन पूछ रहा है तो आप उसे इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, आपको वास्तविक स्वरूप में भी दिखाया। अब मैं थोड़ा सा यहां पर एक एग्जांपल और लूंगा और एक एग्जांपल से चीजों को समझाऊंगा। अब हम जानना चाह रहे हैं कि हमने संधारित्रों को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा। ठीक है, हम जानना चाह रहे हैं कि संधारित्रों को हमने श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा। बड़ा एग्जांपल है साहब, हमारे पास 3 संधारित्र हैं। पहला संधारित्र C1 धारिता का, दूसरा C2 धारिता का, तीसरा C3 धारिता का। 3 संधारित्र हैं, C1 C2 C3, अलग अलग धारिता के संधारित्र। ठीक है, अगर ये श्रेणी में जुड़े हैं तो इनकी टोटल धारिता का फॉर्मूला होगा 1/C1 और प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3। मतलब इस पूरे संयोजन की मुझे धारिता निकालनी है, पूरे संयोजन की, तो धारिता निकालने का ये तरीका होगा। मान ले रहा हूं कि पहला संधारित्र 3 माइक्रोफेरेड का है और बेटा दूसरा भी 3 माइक्रोफेरेड का है और तीसरा भी कितने का है, 3 माइक्रोफेरेड का। और अब इसे एक एग्जांपल से इसकी कैलकुलेशन करूं तो 1/C बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। 1/C बराबर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 1 2 3 जुड़ के 3, 3 से 3 कैंसिल, 1 पलट दोगे तो C बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफेरेड। क्या बात समझ में आई, क्या बात पकड़ में आई? तो बात ये पकड़ में आई, ये समझ में आई कि साहब 3-3 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और श्रेणी क्रम में जुड़ने के बाद जब मैंने इस पूरे संयोजन की, इस पूरे तीनों संधारित्रों को मिला के पूरे संयोजन की टोटल धारिता निकाली, तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, तो बेटा तुल्य धारिता कितनी निकल के आई, 1 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब अकेले संधारित्र की धारिता कितनी थी, 3, और टोटल कितनी निकली, 1। इसका मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारिता क्या हो जाती है, घट जाती है। धारिता क्या हो जाती है, घट जाती है। तो बस हमें क्यों का कारण मिल गया यहां। ठीक है, कि हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में तब जोड़ेंगे जैसे कि हमारे पास कुछ धारिता के संधारित्र हैं, कुछ धारिता के संधारित्र हैं, जैसे मान लो 3-3 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र हैं और हमें मान लो 1 माइक्रोफेरेड की कहीं संधारित्र की जरूरत है, हमारे पास है 3-3 माइक्रोफेरेड की। मन में ये विचार, गुरु जी 1 माइक्रोफेरेड खरीद लाएंगे, लेकिन हमारे पास यही व्यवस्था है और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अगर स्टूडेंट हैं और आपने वास्तव में संधारित्रों का पूरा सेटअप पढ़ा है तो आप बताइए क्या हम इन्हीं संधारित्रों से 1 माइक्रोफेरेड या अन्य माइक्रोफेरेड अन्य धारिता में से बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता? तो आप बिल्कुल कहेंगे कि अगर अधिक वाले से कम वाली धारिता में बदलना है तो 100% इसे कौन से क्रम में जोड़ना होगा, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम जोड़ने का कारण है कि संधारित्रों की धारिता को क्या करना, घटाना। अभी समांतर क्रम जानेंगे तो समांतर क्रम में आप देखेंगे कि समांतर क्रम कब संधारित्रों को समांतर क्रम में तब जोड़ते हैं जब हमें धारिता उनकी क्या करनी हो, बढ़ानी। तो अब इसी को थोड़ा सा और एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, और अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ बिल्कुल, देख के और बिल्कुल फील करके समझते हैं। मेरे पास ये 2 संधारित्र हैं और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं।
आपने भी एक देखा होगा कि संधारित्र को जैसे ही इन संधारित्र को हम चार्ज करेंगे तो ये अपने भीतर चार्ज को क्या कर लेंगे इकट्ठा, और इन दोनों तारों को जब ज्वाइंट करेंगे तो वो जो भी इनके भीतर चार्ज होगा, वो जब एक पे पॉजिटिव होता है एक पे नेगेटिव होता है तो वो चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जब बढ़ेंगे। लेकिन जब चार्ज डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्ज की फॉर्म में एकदम से आप देखेंगे कि यहां पर स्पायरिंग होगी। ठीक है, जब दो तार भिड़ते हैं पॉजिटिव नेगेटिव तो एकदम से एक चिंगारी छूटती है, तो वैसे यहां होगी। अगर इनके भीतर एनर्जी ज्यादा होगी, आवेश ज्यादा इकट्ठा होगा तो वो चिंगारी ज्यादा छूटेगी, और अगर इनके भीतर चार्ज कम होगा तो वो चिंगारी कम छूटेगी। सबसे पहले हम इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं, और प्रत्येक जो संधारित्र है, बड़ा संधारित्र है, ये 72 माइक्रोफेरेड का, अगर हमने इसे श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं तो अगर इसकी कैलकुलेशन अगर हम यहाँ करने का प्रयास करें तो आप बताओ पहले की धारिता कितनी है, 72 माइक्रोफेरेड, साहब दूसरे की कितनी है, 72 माइक्रोफेरेड। ये रियल वाला एग्जांपल चल रहा है साहब, रियल जो मेरे हाथ में ये दिख रहे हैं आपको, रियल एग्जांपल। ठीक है, तो 72 माइक्रोफेरेड 72 माइक्रोफेरेड दोनों की। तो यहां पर अगर इसे श्रेणी में जोड़ देंगे तो धारिता 72 प्लस 1/72, ठीक है, तो 1/c बराबर एलसीएम लोगे तो 72 1/2, ये कट जाएगा तो कितने, और पलट देंगे तो c बराबर बताओ कितना आ जाएगा, 36 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब मेरा एक बात समझ में आई कि जब मैं इन्हें दोनों को जोड़ूंगा तो जोड़ने के बाद ये अपने भीतर मात्र 36 माइक्रोफेरेड के आवेश को इकट्ठा कर पाएंगे, इतनी धारिता होगी। और अलग कर दूंगा तो अलग करने पर इनके भीतर 72 माइक्रोफेरेड की धारिता होगी। कितनी धारिता होगी, 72। अब मैं एग्जांपल से केवल यह बताने वाला हूं कि जब मैं इन्हें श्रेणी में जोड़ के चार्ज करूंगा और चार्ज करने के बाद डिस्चार्ज करूंगा तो एनर्जी का लेवल कम दिखेगा, क्योंकि 36 ही रह जाएगा। और फिर अलग करने के बाद फिर इनकी धारिता अकेले की कितनी हो जाएगी, 72 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब यह है कि जब अकेले में चार्ज करूंगा तो इनके भीतर आवेश ज्यादा इकट्ठा हो सकता, और फिर जब मैं डिस्चार्ज करूंगा, दोनों तार मिलाएंगे हम लोग, तो फिर इसमें एनर्जी का लेवल आपको ज्यादा दिखेगा। तो बस यही काम करना है आपको। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, इन्हें चार्ज करेंगे और फिर डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग देख ही पा रहे हैं कि ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यहाँ एक संधारित्र की एक प्लेट दूसरे संधारित्र की एक प्लेट से जुड़ी है, और ये दो तार जो फ्री हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एक 5 पिन स्विच है, तो हम इसे यहाँ पर चार्ज करेंगे और चार्ज करने के बाद फिर आपको डिस्चार्ज करता हुआ दिखाएंगे। तो ये यहाँ पर चार्ज हो चुका है अच्छे से। अब चार्ज होने के बाद अब डिस्चार्ज पे आपको ध्यान देना है, यहाँ के एनर्जी लेवल पे ध्यान देना है, क्योंकि यही एक एग्जांपल का स्वरूप है जिससे आप समझ सकते हैं। देखिए आपने यहाँ पर देखा कि एक स्पायरिंग हुई, एक चिंगारी छूटी, और यहाँ पर एक एनर्जी का लेवल आपको कुछ दिखाई दिया। अब हम क्या करेंगे, इन संधारित्र को अलग करते हैं, तो हमें पता है जुड़ने के बाद इनकी धारिता क्या हो गई, कम। ठीक है, ये हम यहाँ पर नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से देख पा रहे हैं, लेकिन हमें ये चीजें वास्तव में थोड़ी सी देखनी। ठीक है, तो चलिए, तो इसको मैंने अलग कर लिया। अब अलग संधारित्र को देखते हैं कि एनर्जी का लेवल क्या रहता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम इसे चार्ज करते हैं अकेले को। चलिए, ये संधारित्र पूर्ण रूप से चार्ज हो चुका है। अब अकेले संधारित्र को डिस्चार्ज करके देखेंगे कि श्रेणी वाले से इसकी एनर्जी का लेवल जो डिस्चार्ज होने पर है वो ज्यादा है कि नहीं। तो आप बिल्कुल देख पाए होंगे कि यहां पर जब दो संधारित्र श्रेणी में जुड़े थे और श्रेणी में जुड़ने के बाद जब मैंने उन्हें चार्ज किया और डिस्चार्ज किया तो उसमें एनर्जी का लेवल काफी कम आपको देखने को मिला, और जब मैंने संधारित्र को अकेला चार्ज करने के बाद डिस्चार्ज किया तो एनर्जी का लेवल पहले से डबल दिखा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में यह बात स्पष्ट है, यह हमें मैथमेटिकल रूप से तो दिखाई दे ही रही है कि संधारित्रों को श्रेणी में जोड़ने पर उनकी धारिता कम हो जाती है, लेकिन हमने इसे वास्तव में भी देख लिया चार्ज और डिस्चार्ज करके, वास्तव में श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनके भीतर जो आवेश इकट्ठा हो रहा है, जो एनर्जी का लेवल इकट्ठा हो रहा है, वो वास्तव में श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कम इकट्ठी होती है अकेले संधारित्र की अपेक्षा। तो कोशिश यही है कि हर टॉपिक को आपको वास्तव में एकदम एग्जाम्पल के तरीके से समझाने का प्रयास किया जाए। तो ये टॉपिक जो है वो आपने वास्तव में सीखने का प्रयास कर लिया। एक तो डेरिवेशन तो आपको पकड़ में आया ही कि डेरिवेशन क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, और श्रेणी क्रम संयोजन की सबसे इंपोर्टेंट बात तो आपको पकड़ में आई कि साहब समांतर क्रम संयोजन में आवेश समान रहता है सभी संधारित्रों पर। ये बात ध्यान रखना, अगर एक संधारित्र को आवेश 10 कूलाम दे रहे हो, सब पे 10 कूलाम होगा, तो संधारित्र पर आवेश समान रहता है। क्यों होता है इसका भी कारण आपने जान लिया, पूरा एकदम तरीके से समझाया। और दूसरी बात और सबसे बड़ी बात कि साहब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ क्यों रहे,
क्योंकि ये बच्चा जो है वो हर टॉपिक में मिस कर देता है। हर बच्चे का टारगेट वही होता है कि हमें टॉपिक मिल जाए, हम याद कर लें, डेरिवेशन कर लें, उसकी इक्वेशन याद कर लें, सब काम कर लें। लेकिन उसका जो टारगेट है वो कभी हमेशा ये नहीं होता कि इस टॉपिक का वास्तव में मतलब क्या, हम कर क्यों रहे। तो आपको क्यों का भी कहा ढूंढने को मिला कि वास्तव में संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनकी धारिता कम हो जाती है, तो कभी हमें धारिता कम करने की जरूरत होगी तो श्रेणी में जोड़ेंगे। और ये चीज आपने एक रियल एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ ली कि वास्तव में धारिता कम हो रही है या नहीं हो रही। तो उम्मीद है कि श्रेणी क्रम संयोजन वाला पूरा टॉपिक आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। अब इसी के साथ में समांतर क्रम संयोजन वाला टॉपिक है, तो चलो समांतर क्रम संयोजन वाला टॉपिक समझते हैं अच्छे से कि क्या है समांतर क्रम संयोजन। तो अगले टॉपिक को समझते हैं भाई, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन आपको शुरुआत में बता तो दिया ही है कि संधारित्रों को कैसे जोड़ते हैं। थोड़ा चित्र बना के और इसके डेरिवेशन को समझते हैं कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो ये मेरे पास एक संधारित्र है और ये मेरे पास दूसरा संधारित्र है, ठीक है, और ये मेरे पास तीसरा संधारित्र है। और ये तीनों के तीनों संधारित्र जो हैं वो मैंने कौन से क्रम में जोड़ दिए हैं, श्रेणी समांतर क्रम में। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि समांतर क्रम क्या होता है। सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु से जोड़ दिया, मान लो चलो ए बिंदु के दे रहे हैं, और सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट को मैंने किसी दूसरे बिंदु बी से जोड़ दिया। तो अगर कभी भी किसी को समझाना हो कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है संधारित्रों का, तो आराम से बता सकते हैं कि सर जितने भी संधारित्र होते हैं उनकी सबकी पहली प्लेट को किसी एक बिंदु से और दूसरी प्लेट को किसी इस प्रकार बना संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। पहले की धारिता हमने यहां ली है C1, दूसरे की धारिता हमने ली है C2, तीसरे की धारिता C3। वही बात सर, पहले वाले बिंदु को हमने प्लस क्यू आवेश दिया, तो बेटा बिंदु ए सबकी पहली प्लेट से जुड़ा, फील करो, फालतू की बात है नहीं। प्लस क्यू आवेश, देखो यहां बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश आ रहा। देखो श्रेणी और समांतर को मैं बहुत अच्छी तरीके से भाषा में समझाऊं तो ऐसा समझ लो, ठीक है, ऐसे समझ लो कि गांव और शहर की बात कर लेते हैं, गांव और शहर की बात कर लेते हैं। अच्छा, गांव की दावत और ये है शहर की दावत। हाँ दावत, और दावत प्रतिभोज है, कार वाली भाषा। हाँ, 4:30 प्रतिभोज में आना है तो दावत में आना है। अब गांव और शहर की दावत में समझिए, गांव की दावत में क्या होता है, अब तो खैर गांव के लोग भी बहुत स्टैंडर्ड हो गए हैं, तो वो भी अब शहर में ही आके काम करते हैं, अपनी दावत पूरी बढ़िया से करते हैं। चलो, लेकिन फिर भी गांव में पहले क्या होता था, एकदम बढ़िया से टाट पट्टी बिछाई है? और टाट पट्टी बिछाने के बाद अब साहब बैठो, तो चलो ये एक ए कैंडिडेट बैठ गया, ये बी कैंडिडेट बैठ गया, और ये सी, और ये डी, और ये ई, और ये एफ, और फिर जी, और ये एच, ये कैंडिडेट सब बैठ गए। अब साहब यहां से परोसने वाले आए हैं? अब परोसने वाले आए, अब परोसने वाले का देखना, विशेष तौर पर रसगुल्ला, अरे मेन चीज है ये, दावत का मेन हिस्सा क्या है, रसगुल्ला। पूरी तो सबको मिलनी है और जितनी चाहो उतनी मिलनी है, समझो। तो यहां रसगुल्ला की मारी मारा है। पहले जब छोटे छोटे थे, बचपन की बात है, जैसे कि किसी दावत में अगर 2 रसगुल्ले चल रहे हैं तो साला बच्चा देख के वो एक ही रखता, जब जबकि वो ये भूल जाता था कि बच्चा बड़ों से ज्यादा खाते हैं। ये दुख बहुत दिनों बाद खत्म हुआ। हाँ हाँ, ये जैसे ही तुम बड़े हुए तो ये हो सकता है ये दावत ही खत्म हो गई। तो अब उस दुख को समझो। अब इसे गांव वाली दावत को मैं यहां श्रेणी क्रम संयोजन कहूंगा। कौन सा क्रम संयोजन? श्रेणी क्रम। अब मैंने श्रेणी क्रम संयोजन क्यों कहा? क्योंकि इस पत्थर वाली दावत पर सभी की पत्थर पर सामान जाएगा, वो बराबर मात्रा में जाएगा। अगर एक को एक रसगुल्ला है तो दूसरे को भी, तीसरे को भी एक, चौथे को भी, और काऊ को डबल रख दो तो 2 विरोध कर। बताइए, हम भी तो हैं। और अगर मान लो मिलने वाला ही दावत परोस रहा है इशारे होंगे, तो वो भी कहता है कि नहीं नहीं अभी मत रखो, युद्ध कट जाएगा।
बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? चूंकि बाकी के 4-5 जो बैठे हुए हैं या पूरी जो दावत है वो क्या करेगी भाई, बताओ हमें एक एक दिया। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आपने देखा कि सबको बराबर बराबर मिलेगा। अगर एक संधारित्र पर आवेश क्यू है तो दूसरे पे भी क्यू, तीसरे पे भी क्यू, चौथे पे क्यू, पांचवे पे, सब पे कितना था क्यू, सब पर रसगुल्ला क्यू 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 बराबर। अब आ जाओ बफर वाली दावत में। बफर वाली दावत में ये टेबल पे सब सामान रखे हैं। हाँ हाँ, बफर वाली दावत में क्या है कि मान लो किसी को 4 खाने हैं तो साहब 4 ले लो, 4 रसगुल्ले खाने हैं तो 4 ले लो। ये भाई साहब आती हो मान लो 10 खाने। कुछ लोग तो देखे होंगे तुमने कि साहब भाई रसगुल्ला भाई बगल पे ही खड़े रहते हैं, एक और देने वाला भी कौन आदमी आ गया। हाँ, समझे इस बात को? तो समांतर इस वाली जो जो बफर बोलते हैं हम, बफर वाली दावत, ठीक है, इसको हम कौन सी क्या बोलेंगे? समांतर क्रम संयोजन। अब इस समांतर क्रम संयोजन की विशेषता क्या है कि संधारित्र को जिसकी क्षमता ज्यादा है वो आवेश ज्यादा ले लेगा और जिसकी क्षमता कम है वो आवेश। यही बात समझा रहा हूं कि इस ए बिंदु को हमने तो प्लस क्यू आवेश दे दिया। इस ए बिंदु से सभी संधारित्र अलग अलग जुड़े, ये अलग जुड़ा, ये अलग जुड़ा, ये अलग। अब मान लो C1 वाले की धारिता ज्यादा है तो ये ज्यादा आवेश ले लेगा, मान लो Q1। इसकी थोड़ी सी कम है तो ये थोड़ा कम आवेश ले लेगा, इसकी थोड़ी सी और कम है तो ये और कम आवेश ले लेगा। बटना इसी Q में से है, तीनों के हिस्से में, कि इसी में से कुछ आवेश पहला संधारित्र, इसी में से कुछ आवेश दूसरा, इसी में कुछ आवेश तीसरा। अब जिस पर ज्यादा किस पे होगा इन तीनों में, तो जिसकी धारिता ज्यादा होगी वो ज्यादा ले जाएगा, जिसकी कम होगी वो कम ले जाएगा। तो इसको इस तरीके से बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि श्रेणी में आवेश समान रहता है और समांतर में आवेश क्या रहता है, अलग अलग। क्योंकि समांतर में आवेश एक बिंदु को दे दिया जाता है, वहां से अपने अपने उठा ले जाओ, लूट प्रचार कर लो वहां से। हाँ, जिसको जो पल्ले पड़ जाए वो ले जाए, ठीक है। बाकी का श्रेणी में सबको बराबर बटना, क्योंकि वहां दिया जा रहा है। तो श्रेणी में ऐसा ही था, श्रेणी क्रम संयोजन में पहले को हमने प्लस क्यू दे दिया, फिर पहले से दूसरे पे गया, तीसरे पे गया, वो सब पे समान परिवर्तन विधि द्वारा सेटअप हो गया। तो इसे एक इंटरेस्ट के रूप में आपको समझाया कि ऐसे भी आप इसे ध्यान रख सकते हैं। चलिए, तो पहली प्लेट को आपने जब क्यू आवेश दिया तो सब पर अपना अपना अलग अलग आवेश ले लिया उन्होंने, Q1 Q2 Q3। अच्छा, पहली प्लेट पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा? प्लस। दूसरी प्लेट पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा? माइनस। पहली प्लेट पर प्लस और दूसरी पर, अरे भाई ये प्लस क्यू आवेश इस पर प्लस पे जाएगा पहली प्लेट पर, तो ये ऋण को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित, बाकी के धन को प्रतिकर्षित करेगा। तो धन तो किससे जुड़ा है? पृथ्वी से। तो पूरा का पूरा धन तो काय में चला जाएगा? पृथ्वी में। पूरा का पूरा धन पृथ्वी में। उसी तरीके से इस पर प्लस आएगा तो इसमें भी क्या आएगा? माइनस। इसका भी धन पृथ्वी से जुड़ा है तो पृथ्वी पर चला जाएगा, ठीक है। इसका प्लस है और इसका क्या है? माइनस। इसका भी धन काय में चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। कुल मिला के बात कहानी समझ में आ गई। अगर मैं गौर से देखूं बेटा, ए और बी दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच का अगर विभवांतर देखूं तो विभवांतर में मान ले रहा हूं V है। विभवांतर क्या है? मेरी बात को समझना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ए और बी बिंदु है उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर V है। अच्छा, एक बात बता दो, समझ रहा है, ए और बी के बीच का विभवांतर कितना है? V। अगर मैं पहले संधारित्र को गौर से देखूं तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट ए बिंदु से जुड़ी है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट बी बिंदु से जुड़ी है। ए और बी के बीच का विभवांतर कितना है? V। पहले संधारित्र की पहली प्लेट ए से, दूसरी प्लेट बी से, तो बेटा इस संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर भी तो V होगा। तो ये पहला संधारित्र की पहली और दूसरी प्लेट भी तो ए और बी के बीच ही जुड़ी है। श्रेणी में ऐसा नहीं था, ए और बी यहां थे श्रेणी में, बीच में 3 संधारित्र जुड़े थे, तो टोटल विभवांतर V था, फिर उसमें से बट गया था। लेकिन यहां ए और बी के बीच में ही पहला संधारित्र जुड़ा है, ए और बी के बीच में ही दूसरा। देखो, दूसरे की पहली प्लेट भी ए से जुड़ी है, दूसरी प्लेट भी, तो सर इसके बीच का भी तो विभवांतर V होगा, क्योंकि ये भी तो ए और बी के बीच में ही जुड़ा है। तीसरे कोने गौर से देखो तो बेटा, तीसरे की पहली प्लेट ए से जुड़ी है, दूसरी प्लेट बी से जुड़ी है, ए और बी के बीच का विभवांतर V है, तो सर जाऊ के बीच का विभवांतर कितना होगा? V। ओ, तो जिस तरीके से उसमें हमने एक इंपोर्टेंट बात समझी थी, उसी तरीके से इसमें भी एक इंपोर्टेंट बात है कि समांतर क्रम संयोजन में विभव समान रहता है। समांतर क्रम संयोजन में
विभव समान रहता है, विभव समान रहता है। समांतर क्रम संयोजन में क्या समान रहता है? विभव। और सिंपल ही है, और तरीके से हमने इस चीज को समझ लिया। समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में विभव समान रहता है, सबका विभव समान होगा। रटवाया नहीं है, सिखाया है आपको। जब चीजें सीखते हैं तो फिर वो हमें कॉन्फिडेंस से चीजें निकल के आती है। क्योंकि बच्चा जब रटता है तो क्या होगा, उसे पता तो है श्रेणी में आवेश समान है, समांतर विभव समान है, और टीचर ने या किसी ने कंफ्यूज कर दिया, अच्छा श्रेणी में आवेश ही समान है, नहीं 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 विभव समान है। तो उसे लग रहा है कि मैंने कहीं तो गलती की है। उसे ये तो पता है कि ये दो चीजें होती हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो टॉपिक एक दूसरे में मिक्स, थोड़ा सा भी अगर सामने वाला हावी होने का प्रयास करे तो तुम्हें ऐसा लगेगा, तुम्हारे माइंड को ऐसा लगेगा यार गलत बता दी, इसी वजह से तो हावी हो रहा है, तो तुम अपने शब्दों को चेंज कर दोगे। लेकिन जब चीजें सीखते हैं ना तो सामने वाले से लड़ने की ताकत रखते हैं। अरे नहीं, टेढ़ी में आवेश समान समान रहता है और समांतर में विभव समान रहता है। ये लड़ने वाली ताकत आपको उत्पन्न करनी है अपने भीतर। तो फिर चीजें चाहे एग्जाम में लिखने बैठो या किसी को सामने बताने बैठो या व्यवहारिक जीवन में कहीं भी अपनी बुद्धि का उपयोग करके कोई चीज तुम्हें बनानी है, कोई चीज कैसे भी सेट करनी है, तो वो आराम से कर सकती है। चलिए अब समांतर क्रम संयोजन का हम डेरिवेशन समझते हैं कि इस पूरे संयोजन की टोटल धारिता क्या होगी। तो हम यहां लिखेंगे संयोजन की तुल्य धारिता, संयोजन की तुल्य धारिता। डेरिवेशन तो सरल है, डेरिवेशन सरल है, लेकिन समझोगे तो बेटा सी बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन बी। क्यू कुल आवेश, तो जो बताओ पूरे संयोजन को कुल आवेश कितना दे रहे हो? क्यू। और कुल विभव कितना है पूरे संयोजन का? ए और बी का वी। तो साहब सी बराबर क्यू अपॉन वी। तो यहां से अगर क्यू बराबर देखोगे तो क्या निकलेगा? सी वी। क्यू क्या है? कुल आवेश है। क्यू क्या है? इस संयोजन का कुल आवेश है क्यू बराबर सी वी। सी क्या थी? कुल तुल्य धारिता, ध्यान रहनी। अब बस वही कहानी यहां लिखेंगे, कौन से संधारित्र के लिए? पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र के लिए। और पहले संधारित्र की बात होगी तो यही पहले संधारित्र के लिए बात होगी तो क्यू बराबर क्या होगा? सी वी। सी वी, सी वो क्यू बराबर सी वी। लेकिन पहले संधारित्र का आवेश Q1, धारिता C1, विभव तो V है। इसी प्रकार दूसरे के लिए पूरा लिख दोगे, दूसरे संधारित्र के लिए तो Q2 बराबर C2V, विभव उसका भी V है। इसी प्रकार तीसरे के लिए तो उसका भी आवेश Q3 है और धारिता C3 है और विभव उसका भी कितना है? V है। अब यहां लिखेंगे, ठीक है, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां लिखेंगे संयोजन का, ठीक है, संयोजन का कुल आवेश, संयोजन का कुल आवेश। तो वैसे तो हमने देख ही लिया कि कुल आवेश संयोजन का कितना है? Q। लेकिन अकॉर्डिंग टू चित्र के देखें तो कुल आवेश Q तो है, लेकिन संधारित्र पर वो बट गया है। पहला संधारित्र Q1 ले गया है, दूसरा Q2, तीसरा Q3। तो यहां पर देखोगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, अब इसी को हमें वैल्यू रख देनी है। कुल आवेश Q का मान कितना है? CV। और पहले संधारित्र का कितना है? C1V, दूसरे का C2V और तीसरे का C3V। ठीक है, V कॉमन आ रहा सब में से तो C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसिल तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। बताओ, बहुत बेहतरीन तरीके से ये डेरिवेशन क्लियर हुआ कि नहीं? अब क्यों का आंसर जान लो कि समांतर क्रम संयोजन में क्रम संयोजन, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन क्यों होता है, मतलब हम संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में क्यों जोड़ते हैं। तो क्यों जोड़ने का सबसे बड़ा बढ़िया कार्ड आपको दिख ही रहा है। अगर मान लो एक की धारिता 3 है और दूसरे की भी धारिता कितनी है? 3, और तीसरे की भी धारिता कितनी है? 3। अगर वो समांतर क्रम में जुड़े हैं ऐसे, अगर वो समांतर क्रम में जुड़े और टोटल की धारिता चाहिए, टोटल संयोजन की धारिता, तो C बराबर 3 प्लस 3, तो बताओ कितनी माइक्रोफेरेड हो जाएगी? 9 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में तब जोड़ेंगे
जब हमें कम क्षमता के संधारित्र दिए हों और ज्यादा क्षमता का हमें कहीं ना कहीं संधारित्र बनाना हो, तो आप श्रेणी में ना जोड़ के उन्हें काय में जोड़ो, समांतर। अधिक से अधिक धारिता का संधारित्र बन के तैयार हो जाएगा। क्यों भी आपको पता चला कि ऐसा क्यों करती है। श्रेणी में आवेश समान रहता है, समांतर में विभव समान रहता है। बेटा ये न्यूमेरिकल में ये दो की पॉइंट है। भले ही ये बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन जो है इंपोर्टेंट नहीं है, कि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, जो बहुत छोटे छोटे डेरिवेशन है, लेकिन इन पर आने वाले न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए, और ऐसा समझ लो मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन। अगर इस चैप्टर के 70 to 75 न्यूमेरिकल अगर करेंगे तो उसमें से 50% न्यूमेरिकल इन्हीं दो कॉन्सेप्ट में मिलेंगे, श्रेणी समांतर, श्रेणी समांतर। कई चित्र अच्छे अच्छे दे रखे होंगे जहां में इन चित्रों में 6, 7, 8, 10 संधारित्र जुड़े होंगे अलग अलग तरीके से, और उन्हें जोड़ने के बाद टोटल धारिता आपको निकालनी होगी। तो यही पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे कि ये श्रेणी में है या समांतर में है। चलिए इसे भी एक रियल एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमने समांतर क्रम संयोजन को समझा, उसी तरीके से इसे भी एक रियल एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। वही वाली कहानी कि ये मेरे पास इंडिविजुअल कैपेसिटर है, तो पहले हम इसे चार्ज करके डिस्चार्ज करेंगे, हालांकि श्रेणी में आपको दिखाई दिया है लेकिन फिर से करेंगे, और फिर उसके बाद इन दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका वही है, समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका वही है कि दोनों संधारित्र की पहली प्लेट को एक जगह और दूसरी प्लेट को दूसरी जगह, जैसे हमने श्रेणी दिखाया था वास्तव में, वैसे ही समांतर भी। देखो ये हो गया समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में पहली प्लेट को एक जगह और दूसरी प्लेट को दूसरी जगह, यह समांतर क्रम संयोजन का तरीका है जोड़ने का, अगर वास्तव में जोड़ना, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए इसे भी एक रियल एग्जांपल से देखते हैं, चार्ज और डिस्चार्ज करके कि क्या प्रक्रिया होती। चलिए पहले अकेले संधारित्र को चार्ज करेंगे और चार्ज करने के बाद फिर डिस्चार्ज करेंगे। तो इस स्विच से पहले हम इसे चार्ज करते हैं और फिर चार्ज करने के बाद इसे हम डिस्चार्ज करेंगे। तो स्विच ऑन करने के बाद ये चार्ज हो गया है कैपेसिटर। अब इसके बाद डिस्चार्ज करके देखते हैं, डिस्चार्ज की एनर्जी का लेवल देखना। डिस्चार्ज की एनर्जी का लेवल देखना है क्या, आप लेवल देख पा रहे हैं कि एकदम ठीक ठाक लेवल आपको दिखा इंडिविजुअल कैपेसिटर का, ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका, एक प्लेट को एक जगह और दूसरी प्लेट को दूसरी जगह, ठीक है। इनकी सभी की एक प्लेट को एक जगह, दूसरी प्लेट को दूसरी जगह, और फिर ये जो दो वायर यहां बन के तैयार हुए, इससे हम क्या करेंगे, इन्हें चार्ज करेंगे। और एनर्जी का लेवल देखना है कि यहां समांतर क्रम संयोजन में अगर ये 72 माइक्रोफैराड के संधारित्र हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ने के बाद 72 + 72 144 माइक्रोफैराड के संधारित्र बन जाएंगे, मतलब इनकी धारिता डबल हो जाएगी जस्ट। तो एनर्जी का लेवल जो अभी आपने देखा डिस्चार्ज होने पर, वो एनर्जी का लेवल बढ़ा हुआ नजर आएगा, बल्कि डबल नजर आएगा। तो चलो इसी से पहले इसे चार्ज करते हैं। उम्मीद है ये चार्ज हो गया होगा, क्योंकि बहुत कम समय में ही ये चार्ज होता है, और बल्कि बहुत कम समय में ही ये क्या हो जाता है, डिस्चार्ज। तो चलिए अब यहां पर ध्यान देना है आपको, डिस्चार्ज होने पर एनर्जी का लेवल क्या है, पहले से डबल है कि नहीं, देख ही पा रहे होंगे। अब आप लोग देख ही पाए होंगे इस रियल एग्जांपल से कि संधारित्र को जब मैंने अकेले संधारित्र को चार्ज करके डिस्चार्ज करके दिखाया, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर थी वो एनर्जी का लेवल आपने देखा, ठीक है, कि कितनी तेज चिंगारी और कितनी तेज आवाज आई। लेकिन जब मैंने इन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर आपने देखा कि इनकी क्षमता डबल हो गई, एनर्जी इनमें डबल इकट्ठी हो सकती है। और फिर उसके बाद हमने डिस्चार्ज करने का प्रयास किया, तो डिस्चार्ज में एनर्जी का लेवल आपको बढ़ा हुआ महसूस हुआ। तो उम्मीद है कि आपको श्रेणी क्रम संयोजन क्यों जोड़ते हैं संधारित्रों को, समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों को क्यों जोड़ते हैं, विभव कब समान रहता है, आवेश कब समान रहता है, और रियल में आपने फील करने का प्रयास किया कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता घटती है और समांतर क्रम संयोजन में धारिता क्या होती है, बढ़ती है। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंटली पढ़ने के लिए आप क्लासों से जुड़े रहें। ये पूरा का पूरा बैच जो है 2027 के बोर्ड छात्रों के लिए यूट्यूब पर फ्री लॉन्च कर दिया गया है। आप लोग इस बैच से जुड़ सकते हैं, रेगुलर क्लासें रहेंगी।
इसी तरीके से टॉपिक वाइज टॉपिक एक्सपेरिमेंट करा के आपको चीजें कराई समझाई जाएंगी। ठीक है, चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी बहुत तरीके से समझाए जाएंगे। चैप्टर में ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो आपको ढंग से अच्छे से फील करा के ना बताया जाए। तो चैनल से जुड़े रहिएगा और आगे सेशनों को शेयर करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।